सोचिए कोई अपने सपनों का घर बनवा रहा है, सब कुछ मतलब बढ़िया चल रहा है, दीवारें खड़ी हो रही हैं, और तभी एक दिन साइट पर घूमते हुए उन्हें ख्याल आता है, अरे अगर इस दीवार में एक बड़ी सी खिड़की होती तो शाम की कितनी अच्छी धूप अंदर आती। सुनने में तो ये एक छोटा सा प्यारा सा ख्याल लगता है ना। है ना। लेकिन कंस्ट्रक्शन की दुनिया में यही एक छोटा सा ख्याल भी एक एक भूचाल ला सकता है। बजट, टाइमलाइन और यहाँ तक कि बिल्डिंग की सुरक्षा पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास सीडीपी के लिए ब्रियल रिगिडोस का लिखा एक लेख है जिसका शीर्षक है कंस्ट्रक्शन चेंज मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड ड्राइवर्स। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स में बदलावों को संभालना इतना जरूरी क्यों है और क्या इसका कोई आजमाया हुआ तरीका है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये चेंज मैनेजमेंट या बदलाव प्रबंधन सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? हाँ, तो मतलब आसान भाषा में कहें तो चेंज मैनेजमेंट एक रूल बुक है। रूल बुक। हाँ, ये तय करती है कि अगर प्रोजेक्ट के बीच में कुछ भी बदलना हो, चाहे वो एक खिड़की हो या पूरी मंजिल, तो उसका तरीका क्या होगा, कौन पूछेगा, कौन हिसाब लगाएगा, कौन हाँ बोलेगा, और सबसे जरूरी सब कुछ लिखत पढ़त में कैसे रहेगा ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या झगड़ा ना हो। ये प्रोजेक्ट का एक तरह से सेफ्टी नेट है। दिलचस्प। तो ये बदलाव आते कहाँ से हैं? मुझे तो लगता है कि ज्यादातर मामलों में क्लाइंट ही अपना मन बदलते होंगे, जैसे हमारी खिड़की वाली कहानी में हुआ। हाँ, क्लाइंट का अनुरोध एक बहुत बड़ा कारण है और सबसे आम भी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी जमीन ही आपको चौंका देती है। मतलब? मान लीजिए आपने खुदाई शुरू की और नीचे एक पुरानी पानी की पाइपलाइन निकल आई जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। अब तो पूरा प्लान बदलना पड़ेगा। सही बात है। या फिर अचानक सरकार कोई नया बिल्डिंग कोड ले आए जो आपको मानना ही पड़ेगा। तो बदलाव अंदर से भी आते हैं और बाहर से भी। अच्छा, तो ये सिर्फ क्लाइंट की मर्जी नहीं है, मतलब साइट पर कुछ अप्रत्याशित मिल जाना, जैसे आपने कहा। बिल्कुल। या फिर डिजाइन में ही कोई कमी निकल आना जो कागज पर तो ठीक लग रही थी पर असल में काम नहीं कर रही। बिल्कुल। और कभी कभी वजह बहुत सीधी होती है, योजनाओं या दस्तावेजों में ही कोई गलती। जैसे कि नाप जोख में गड़बड़। हाँ, किसी ने नाप जोख में गड़बड़ कर दी और अब दीवार टेढ़ी बन रही है। या फिर बाजार में जिस मटेरियल का वादा किया गया था वो अचानक मिलना बंद हो गया। अब आपको कोई दूसरा विकल्प खोजना पड़ेगा। ये सब बदलाव के ही कारण हैं। तो एक छोटा सा बदलाव सिर्फ एक बदलाव नहीं होता, इसका असर एक एक लहर की तरफ फैलता होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ ये समझना आकर्षक है कि ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं जो बदलाव के साथ आती हैं, जैसे देरी होना, बजट बढ़ना या आपस में कहासुनी। ये सब एक ही बीमारी के लक्षण हैं, पारदर्शिता की कमी। हाँ, जब बदलावों को ठीक से ट्रैक नहीं किया जाता तो संवाद टूट जाता है, बजट बिगड़ जाता है और विवाद पैदा होते हैं। असल में चेंज मैनेजमेंट का पूरा मकसद ही प्रोजेक्ट में पारदर्शिता लाना है। इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे हमारी खिड़की वाले उदाहरण में पारदर्शिता की कमी कैसे समस्या पैदा करेगी? सोचिए, क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को फोन पर कहा, एक खिड़की लगा देना। कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक है कह दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद कॉन्ट्रैक्टर एक बिल भेजता है जिसमें खिड़की के 50,000 रुपए अतिरिक्त जोड़े गए हैं। ओहो। क्लाइंट चौंक जाता है, मैंने सोचा था ये उसी बजट में शामिल है। उधर खिड़की लगाने के चक्कर में दीवार के प्लास्टर और पेंटिंग का काम 1 हफ्ता लेट हो गया है। अब पेंटर खाली बैठा है। ये है पारदर्शिता की कमी का नतीजा। संवाद की कमी, बजट का बढ़ना और देरी, तीनों समस्याएं एक ही छोटी सी बात से पैदा हुई। समझ गया। मतलब ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, और जैसा कि लेख में बताया गया है, इससे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी विवाद खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। हर कोई अपनी अपनी कहानी बताने लगता है क्योंकि किसी के पास कोई लिखित सबूत नहीं होता। सही कहा। और इन सब के मूल में अक्सर एक ही समस्या होती है, हर चीज को कागजों पर ना लाना। बिना दस्तावेजों के प्रोजेक्ट चलाना वैसा ही है जैसे आप और मैं मिलकर कोई बढ़िया खाना बनाएं और रेसिपी को सिर्फ याद रखने की कोशिश करें। आखिर में सब्जी में नमक ज्यादा है या कम, इस पर बहस होना तय है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि बदलाव अपने साथ कई मुश्किलें लाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन्हें संभाला कैसे जाए? क्या इसका कोई आजमाया हुआ तरीका है, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड जिसका जिक्र लेख में किया गया हो? हाँ, बिल्कुल है, और ये बहुत तार्किक है। ये एक डॉक्टर के मरीज को देखने जैसा प्रोसेस है। सबसे पहला कदम है बदलाव की पहचान। पहचान।
हाँ, जैसे डॉक्टर बीमारी के लक्षण पहचानता है, वैसे ही प्रोजेक्ट टीम को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है कि कोई भी छोटी सी बात जो प्लान से अलग है उसे तुरंत पकड़ा जाए। हमारी कहानी में ये वो पल था जब क्लाइंट के मन में खिड़की का ख्याल आया। पहचान लिया। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, बदलाव का दस्तावेजीकरण। यानी सब कुछ लिखना। हाँ, हर चीज को लिखत पढ़त मिलाना। हवा में बातें नहीं होती। क्लाइंट को औपचारिक रूप से एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा। इसमें साफ साफ लिखा होगा कि मुझे इस दीवार पर इस साइज की एक खिड़की चाहिए क्योंकि मुझे ज्यादा रोशनी चाहिए। ये एक सबूत बन जाता है। फिर आता होगा सबसे मुश्किल हिस्सा, प्रभाव का विश्लेषण। यहां सिर्फ ये नहीं देखा जाता होगा कि खिड़की कितने की आएगी, है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। विश्लेषण में ये भी देखा जाएगा कि पहला, लागत, खिड़की, मजदूरी, नया फ्रेम, शीशा, कुल खर्च कितना बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, समय, क्या उस दीवार को काटने से हमें बाकी काम 2 दिन के लिए रोकना पड़ेगा? इससे पूरा प्रोजेक्ट कितना लेट होगा। तीसरा, सुरक्षा और गुणवत्ता, क्या वो दीवार बिल्डिंग का भार उठाने वाली दीवार है, मतलब लोड बियरिंग वॉल? क्या उसे काटने से ढांचे को कोई खतरा है? ये तो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और चौथा, संसाधन, क्या हमें कोई स्पेशल कटर या कोई विशेषज्ञ कारीगर बुलाना पड़ेगा? उस दीवार पर जो बिजली के तार लगे हैं उनका क्या होगा? ये पूरी चेन रिएक्शन को समझना ही विश्लेषण है। वाह, ये तो जासूसी करने जैसा काम है, हर पहलू को खंगालना। इस विश्लेषण के बाद क्या होता है? इस विश्लेषण के बाद चौथा कदम है अनुमोदन प्रक्रिया। एक रिपोर्ट बनती है। ओके। जिसमें लिखा होता है, ये खिड़की लगाने से आपका बजट 50,000 रुपए बढ़ेगा, प्रोजेक्ट 4 दिन लेट होगा और हमें ये सब सावधानियां बरतनी होंगी। ये रिपोर्ट क्लाइंट को भेजी जाती है। अब फैसला उनका है। अच्छा। अगर वो हाँ कहते हैं तो वे सिर्फ खिड़की के लिए हाँ नहीं कह रहे, बल्कि उसके साथ आने वाली कीमत और देरी के लिए भी हाँ कह रहे हैं। और एक बार हरी झंडी मिल गई तो अगला चरण है कार्यान्वयन, मतलब बदलाव पर काम शुरू करना। सही, यानी संशोधित योजना के अनुसार खिड़की लगाने का काम शुरू करना, और ये भी पक्का करना कि टीम के हर सदस्य को इस बदलाव की जानकारी हो, मेसन, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, सबको, ताकि सब एक ही पेज पर हों। बिल्कुल। और आखिर में आता है वो कदम जो कभी खत्म नहीं होता, निगरानी और दस्तावेजीकरण। यानी ये देखते रहना कि जो 4 दिन की देरी और 50,000 का खर्च अनुमान लगाया था, काम उसी के अंदर हो रहा है या नहीं, और सारे दस्तावेज, रिक्वेस्ट फॉर्म, एनालिसिस रिपोर्ट, अप्रूवल सब एक फाइल में सहेज कर रखना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, बिना इन कागजों के क्या कोई प्रोजेक्ट सच में नियंत्रण में रह सकता है? मेरे हिसाब से नहीं। ये दस्तावेज ही प्रोजेक्ट की याददाश्त होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन काफी ज्यादा कागजी कार्रवाई लगती है। क्या इसे आसान बनाने के लिए कुछ उपकरण या टेक्नोलॉजी भी है? बिल्कुल। सिर्फ कागज और कलम से ये सब करना बहुत मुश्किल है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। लेखक कुछ आम उपकरणों का जिक्र करते हैं। पहला है चेंज ऑर्डर लॉग्स। लॉग्स मतलब एक रजिस्टर जैसा? हाँ, एक तरह का रजिस्टर जो अब ज्यादातर डिजिटल होता है। इसमें हर एक चेंज ऑर्डर का रिकॉर्ड रखा जाता है। कब अनुरोध किया गया, क्या अनुरोध था, कब मंजूर हुआ और उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। कोई भी बदलाव नजर से नहीं छूटता। और आजकल तो खास सॉफ्टवेयर भी आते होंगे इसके लिए। हाँ, और वही सबसे बड़ा गेम चेंजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा। ये सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग को स्वचालित बना देते हैं। एक ही जगह पर सारी जानकारी, सारे दस्तावेज और सभी लोगों के बीच संवाद हो सकता है। क्लाइंट, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर सब एक ही ऐप पर देख सकते हैं कि किस बदलाव पर क्या चल रहा है। इससे पारदर्शिता अपने आप आ जाती है। लेख में एक और दिलचस्प टूल का जिक्र है, RFI सिस्टम। ये क्या चीज है? RFI का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके। RFI को आप साइट पर मौजूद मुझे मदद चाहिए बटन की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। मान लीजिए साइट पर इंजीनियर को ड्राइंग में कोई चीज समझ नहीं आ रही या कोई जानकारी अधूरी है, तो वो अंदाजा लगाकर गलती करने से बेहतर है कि औपचारिक रूप से ये बटन दबाएं और RFI के जरिए आर्किटेक्ट से सवाल पूछें, यहाँ ठीक ठीक क्या करना है। आर्किटेक्ट उसका जवाब देता है और यह सवाल जवाब रिकॉर्ड हो जाता है। ये गलतियों को रोकने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो सिर्फ अच्छे टूल से तो काम नहीं चलेगा,
उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी सही होना चाहिए। क्या लेख में इस बात पर कोई सलाह दी गई है कि सबसे ज़रूरी आदतें या बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जिन्हें टीमों को अपनाना चाहिए? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली और जरूरी आदत है प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही नियम तय कर लेना। अच्छा, पहले से ही। हाँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट में ही बदलाव प्रबंधन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। पहले दिन से ही सबको पता होना चाहिए कि अगर कुछ बदला तो उसका तरीका क्या होगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया, ये चेंज ऑर्डर लॉग और आरएफआई सिस्टम, क्या ये सब छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है? अगर कोई सिर्फ अपना घर बनवा रहा है, तो क्या इतनी कागजी कार्रवाई से काम धीमा नहीं हो जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रक्रिया का पैमाना प्रोजेक्ट के हिसाब से बदल सकता है। एक गगनचुंबी इमारत के लिए आपको अरबों का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, लेकिन एक घर के लिए शायद एक साधारण सा स्प्रेडशीट और एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हर बात लिखित में हो, काफी हो। अच्छा। मुद्दा तामझाम का नहीं, बल्कि सिद्धांत का है। सिद्धांत ये है कि हर बदलाव को बोलने से पहले लिखा जाए, करने से पहले उसका असर समझा जाए और दोनों पक्षों की सहमति ली जाए, चाहे आप एक घर बनाएं या एक एयरपोर्ट। ये सिद्धांत हमेशा लागू होता है। तो मतलब भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय करना भी जरूरी होगा। और जिम्मेदारियां सौंपना। सबको पता होना चाहिए कि किसके पास क्या अधिकार है, कौन बदलाव का अनुरोध कर सकता है और अंतिम फैसला कौन लेगा, क्लाइंट या प्रोजेक्ट मैनेजर। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। और जाहिर है टीम को भी इस बारे में जागरूक करना होगा। हाँ, टीम को बदलावों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षित करना। हर मजदूर, हर सुपरवाइजर की आंखें और कान बने, ताकि वो भी देख सकें। हाँ, अगर उन्हें साइट पर कुछ भी योजना से अलग दिखे तो वे उसे तुरंत रिपोर्ट करें, बजाय इसके कि उसे नजरअंदाज कर दें। और जैसा कि हमने बात की, रियल टाइम संचार और ट्रैकिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। और अंत में सब कुछ फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे आके रुकता है। हमेशा एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट एक मजबूत प्रोजेक्ट की नींव होता है। ये सुनिश्चित करना कि कॉन्ट्रैक्ट में ये विस्तार से बताया गया हो कि बदलावों और विवादों को कैसे संभाला जाएगा, आपको भविष्य की 90% समस्याओं से बचा लेता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का सार ये है कि निर्माण में बदलाव तो होंगे ही। ये एक सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। सफलता और असफलता के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें संभालने के लिए आपके पास एक सोचा समझा सिस्टम है या नहीं। बदलाव तो एक नदी की तरह है, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा सिस्टम बनाकर आप उसकी दिशा तय कर सकते हैं। सही कहा। जैसा कि लेख में कहा गया है, एक संरचित और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ टीमें आत्मविश्वास से अनुकूलन कर सकती हैं। अंततः लक्ष्य प्रोजेक्ट को समय पर, बजट के भीतर और अपेक्षित मानकों के अनुसार पूरा करना है। एक अच्छी प्रक्रिया बदलाव को एक खतरे से एक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के अवसर में बदल देती है। हो सकता है वो खिड़की जो क्लाइंट ने बीच में सुझाई, वो वाकई घर को और खूबसूरत बना दे, बशर्ते उसे सही प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए। यह लेख बदलाव को प्रबंधित करने की प्रक्रिया पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालता है, लेकिन इसके मानवीय पहलू के बारे में क्या? उस क्लाइंट के मनोविज्ञान को कैसे प्रबंधित किया जाए जो बार बार अपना मन बदलता है, या उस टीम के मनोबल को कैसे बनाए रखा जाए जिसे लगातार काम दोबारा करना पड़ता है? यह स्रोत हमें बताता है कि क्या करना है, लेकिन मानवीय स्तर पर इसे कैसे करना है, यह सोचने के लिए एक और आयाम खोलता है।